एवरीवन, आज हम करेंगे कॉकबोरोक पोइट्री चंद्रकांता मुरा सिंह। Chandrakanta Mura Singh, who lives in Agartala, the capital of Tripura, was born on 1st April 1957. He is a bilingual writer, writing both in Kokborok, the language of the indigenous people of Tripura, and in Bengali. उन्होंने दो भाषाओं में लिखा है, एक बंगाली में लिखा है और एक कोकबोरोक लैंग्वेज है जो कि त्रिपुरा के जो इंडिजीनियस मीन्स वहीं के लोगों की जो भाषा है उसमें लिखा है. He is the president of the Kokborok Sahitya Academy. He has received numerous awards and accolades. Accolades means prizes for his poetry in Kokborok, including the prestigious Bhasha Samman from Sahitya Academy, New Delhi. He is presently employed in a government bank in अगरतला. अब इनकी पोइट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह की पोइट्री लिखते हैं. चंद्रकांता मुरा सिंह special appeal as a poet lies in his upholding the simple life of the village folk in his native Tripura. उनकी जो पोइट्री है ना उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने त्रिपुरा नेटिव त्रिपुरा जो है उसके गांव के लोगों की फोक मीन्स लोगों की सिंपल लाइफ के बारे में बताया है. ही इज़ एसेंशियली कंसर्न विद द कॉमन मैन विद वॉट विलियम वर्ड्सवर्थ वुड कॉल हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. मीन्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था हम्बल एंड रस्टिक लाइफ जो है वो तो चंद्रकांत ने भी चंद्रकांता मुरा सिंह जी ने भी कॉमन मैन के बारे में ही लिखा है. मुरा सिंह इज़ एबल टू रिक्रिएट द एलिमेंटल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कपल्ड विद हिज यूज़ ऑफ नेचुरल इमेजरी. मीन्स उन्होंने जो आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रहते हैं एलिमेंटल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रहते हैं उनको किस चीज़ के साथ कपल किया है, नेचुरल इमेजरी के साथ. मीन्स नेचर और ह्यूमन लाइफ को का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया है. अ डीपली सेंसिटिव पोइट, मुरा सिंग्स poetry is embedded in the tradition of humanity, village life, unsullied by the intrusion of a materialistic and mechanized world of the humanity. He uses images vividly and sensitively, landscaping his poems in myths of the past and the memory. ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है. इसमें उन्होंने बोला है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव पोइट हैं और जिनकी पोइट्री है उसमें ह्यूमैनिटी है, विलेज लाइफ है, अनसुलिड मीन्स नॉट स्पॉइल्ड बाय द इंट्रूजन ऑफ अ मटेरियलिस्टिक. एक तो वो सेंसिटिव पोइट हैं, उन्होंने लिखा है, दूसरा ह्यूमैनिटी के बारे में लिखा है, दूसरा विलेज लाइफ के बारे में लिखा है और ये भी लिखा है कि मटेरियलिज्म का उस विलेज लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. और ह्यूमैनिटी जो है ना, जिस तरह से शहरी जीवन लोगों का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह लोग काम करने लग गए हैं, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है. और उन्होंने इमेजेस का बहुत विविडली बहुत अच्छे से यूज़ किया है. मीन्स जब हम उनकी पोएम्स को पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो पिक्चर आना शुरू हो जाती है. इसका मतलब है विविडली एंड सेंसिटिवली लैंडस्केपिंग हिज पोएम इन द मिथ ऑफ. हाँ, और उनके जो पास्ट मेमोरीज़ के बारे में जो है वो काफ़ी अच्छे से वो लैंडस्केप करते हैं, अपनी पोएम्स में लिखते हैं. इस तरह से इन दिस मैनर ही इज़ एबल टू मेक हिज पोएम्स डीपली एवोकेटिव. इस तरह से वो विविड, एवोकेटिव मीन्स विविड मतलब हमारे सामने वो चीज़ आ जाती है. इस तरह से वो अपनी पोएम्स लिखते हैं, सिंपल लाइफ के बारे में लिखते हैं, सिंपल लोगों के बारे में लिखते हैं, नेचर से रिलेट करते हैं उन चीज़ों को और विलेज लाइफ के बारे में ज़्यादातर वो लिखते हैं. द सेंसिबल वर्ल्ड फॉर मुरा सिंह इज़ द वर्ल्ड ऑफ द कॉमनर, द रूरल फोक एज अपोज टू द अर्बन एलाइट. वही बात इन्होंने बोली है कि वो कॉमन मैन के बारे में लिखते हैं और अर्बन एलाइट मीन्स एलिट क्लास, बड़ी जो शहर के लोग रहते हैं ना, जो कि बहुत ही ऊंचे स्थान पे रहते हैं, उनकी अच्छी पोजीशन होती है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट सिंपल लोगों के बारे में उन्होंने लिखा, कॉमन लोगों के बारे में लिखा है. ही वॉइसेस एंग्विश एंड ऑपरेशन इन एनी फॉर्म. तो किसी भी फॉर्म में वो
उस तरह की जो गुस्सा है या ऑपरेशन है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है. हिज पोएम्स आर स्पॉन्टेनियस, उनकी पोएम्स जो है हिज पोएम्स आर स्पॉन्टेनियस एंड लिरिकल इन their सॉन्ग लाइक कैडेंस. कैडेंस मीन्स रिदम है उनकी, जो भी पोएम्स लिखते हैं उसमें रिदम है, कहीं अटकता नहीं है. मीन्स जब पढ़ता है ना कोई रीडर उनको, तो बहुत ही अच्छे से वो एक तरह से रिदम आता है उनकी पोएम्स में. Chandrakanta Mura Singh has published five collections of poems. नेमली अभी मैं ये जो नाम है इसमें ये लिखे गए हैं, आई थिंक त्रिपुरा की कोकोबोरो में लिखे गए हैं या बंगाली में लिखे गए हैं. वो तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये इंग्लिश में पढ़ूँगी. इसमें मेंशन है इनकी एमईजी की बुक में ये सब चीज़ें. फर्स्ट इज़ द पाइथन कॉल्स इन द डेजर्टेड टोंग हाउस. सेकेंड द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, जो कि हमारे अभी सिलेबस में है. थर्ड इज़ राइज अप चेतुवेंक ट्री, कोई एक ट्री की बात की गई है. एंड स्प्रिंकल द रेन. एंड फिफ्थ है द सिल्वर पोप इन माई रूम. ओके, नाउ एज इज एविडेंट फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस पोम्स, इन पोम्स के टाइटल से हमें पता चलता है मुरा सिंग्स पोइट्री अबाउंड्स इन नेचुरल इमेजरी. जो मुरा सिंह की पोइट्री है वो नेचुरल इमेजरी से भरी पड़ी है. ही इज सेंसिटिव टू ह्यूमन सिचुएशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज, और ह्यूमन सिचुएशन और सोसाइटी के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है. The pleasure and the pain of the common folk, the strife and stress of the urban people, and the myths of the Kokoboro community constitute the imagery and vision of his poetry, untrammeled and melodic. इन्होंने बोला है कि 3 चीज़ें इन्होंने बोली हैं कि कॉमन फोक, कॉमन जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके प्लेजर, खुशियाँ, उनके पेन, और जो अर्बन लोग हैं, जो बाहर के शहरी लोग हैं, उनकी स्ट्रेस के बारे में बताया है. और तीसरा बोला है कोकोबोरो कम्युनिटी की जो मिथ्स हैं, उनकी धारणाएं हैं, उनकी जो सोच है उसके बारे में उन्होंने लिखा है. और एक अच्छा सा रिदम, एक अच्छी सी सॉन्ग उसको बना के उन्होंने सबके सामने पेश किया है. एक मेलोडी मीन्स एक सॉन्ग म्यूज़िकल सॉन्ग बनाया है, और जो कि लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. इस तरह की बहुत अच्छी पोइट्री इन्होंने लिखी है. द पोम कौन सी पोम है? द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट. इसकी थोड़ी डिस्कशन हम कर लेते हैं. ये जो मैं रीड कर रही हूँ, ये एमईजी की बुक से ही रीड कर रही हूँ मैं. अगर किसी को मेरे जैसे वीडियोस कोई सुनता है तो अपनी बुक खोल के एक तरह से इस तरह से हो जाता है कि हम लोग डिस्कशन करें किसी चीज़ के बारे में. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट इट अगेन. दिस पोम स्पीक्स प्रोबेबली ऑफ एन एंशिएंट मिथ, बट इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर. इट बिल्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स, बिटवीन मैन एंड नेचर. ये जो पोम है ना, इसमें मैन और नेचर को बताया गया है. मीन्स मैन एनिमेट हो गया, इनएनिमेट थिंग होगी नेचर हो गया, है ना. उसके रिलेशनशिप को बताया गया है और के बारे में बताया गया है. और इसमें जो है एक पुराना मिथ, पुरानी धारणा है, जिसको कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में बताया गया है. ऑल ओवर द पोम द रनिंग मोटिव इज़ दैट ऑफ सर्च. पूरी पोम में सर्च के बारे में खोज है एक, है ना. अ गोल्डन डियर लुकिंग फॉर अ मेट. गोल्डन डियर जो है वो किसको ढूंढ रहा है? मेट को ढूंढ रहा है. अ किंग लुकिंग फॉर हिज प्रे. और जो किंग है वो किसको ढूंढ रहा है? अपनी प्रे को ढूंढ रहा है. किंग जो है वो शिकार को ढूंढ रहा है. अ मैन विद हिज लेडी लव गोइंग अपस्ट्रीम टू बिल्ड देयर होम इन द डीप फॉरेस्ट. और ये जो एक जो आदमी है अपनी लेडी लव के साथ आया है और वो डीप फॉरेस्ट में घर बनाना चाहता है, तो वो जगह ढूंढ रहा है. एंड हाचुकुराई मीन्स एक आम आदमी, गांव के आदमी का नाम लिया गया है. रोइंग डाउन स्ट्रीम टूवर्ड्स अ मार्केट. तो वो क्या कर रहा है? नाव चला रहा है. रोइंग मीन्स वो नाव चला रहा है और वो मार्केट की तरफ जा रहा है. तो ही इज़ ऑल्सो इन सर्च ऑफ समथिंग. However, the search motive in the last 2 stanzas is subdued. मीन्स जो सर्च मोटिव है 2 स्टेंजाज में तो बहुत अच्छे से है, लास्ट 2 स्टेंजाज में वो इतने अच्छे से नहीं है. मीन्स
सर्च के बारे में 2 में बहुत अच्छे से बताया गया है फर्स्ट 2 स्टेंजाज में. But the stone that appears in all the 4 stanzas is central to the poem's very subtle emphasis on the relationship between the stone and the others, the deer, the king, the man and the villager. चलो थोड़ा इसको तोड़ के मैं आपको बताती हूँ, बहुत लंबा स्टेंजा है, लाइन्स हैं ये, सेंटेंस. ओके, इसमें स्टोन जो है ना वो चारों उसमें आता है, चारों स्टेंजाज में आता है. और स्टोन का जितने भी 4 लोग इसमें बताए गए हैं उन सब से एक रिलेशनशिप बताया गया है, जैसे कि डियर से, किंग से, मैन से एंड द विलेजर से. ओके, एज मेंशन अबव ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम स्पीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन. हर एक स्टेंजा में एक डिफरेंट सिचुएशन बताई गई है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था. द डियर, द किंग, द लवर एंड हाचुकराई सिम्बोलाइज अर्थली लाइफ, ये तो पता ही है ना. ड्रॉन फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट. Their movement is intricately woven and archetypal symbols work demanding the emotional involvement of the reader too. इस तरह से ये मोमेंट्स बताई गई हैं ना कि जब रीडर इनको पढ़ता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है. ईच स्टेंजा इज़ क्लोजली निट विथ स्ट्रक्चरल ऑपोजिट. हर एक स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में बताया गया है कि जैसे डियर और स्टोन है तो ऑपोजिट्स है ना, वो एनिमेट है, एक एनिमल है और एक इनएनिमेट है. सेकेंड स्टेंजा में मैन एंड नेचर के बारे में बात की गई है, डिकोटोमी बिटवीन द इन्वेडिंग मैन एंड द इन्वेडेड नेचर. ठीक है, इन्वेडेड नेचर एंड इन्वेडेड मैन मीन्स एक आदमी जो अपने शिकार को ढूंढ रहा है और नेचर भी साथ में है, नेचर की बात भी की गई है. ओके, कि जब वो पैर रखता है ना, उस पे पत्थर पे पैर रखता है तो पत्थर क्या है, वो एक नेचर से रिलेटेड है. स्टोन पे पैर रखता है तो नेचर से रिलेटेड है. पर इसमें ना एक और बात है कि उसको भी एक मानव रूप दिया गया है. पत्थर को भी जब उसके ऊपर पैर रखता है तो उसको भी दर्द होता है. ओके, आफ्टर दैट इट गोज ऑन लाइक अ फॉर्मूला टेल एंड वन कैन सी द बंडल ऑफ रिलेशंस रेफर टू. ओके, थर्ड जो है, अ कपल क्राइंग एंड रोइंग अपस्ट्रीम टू बिल्ड देयर होम इन द डीप फॉरेस्ट रिकॉल्स द पास्ट एज सेट अगेंस्ट द प्रेजेंट. सो इसमें कपल है, वो भी रो रहे हैं, मे बी वो कहीं से आए हैं या उन्होंने शादी की है तो वो एक घर ढूंढना चाहते हैं, नेचर में आए हैं वो. और फोर्थ जो स्टैंजा है ना, मैन एंड नेचर इन ओपन कॉन्फ्लिक्ट इन विच द स्टोन comes out as a powerful symbol of the indomitable force of nature that is self-preservative and self-protective against the abuse of its resources in terms of buying and selling. तो फोर्थ जो है ना, मैन और नेचर है, जिसमें कि वो बोट चला के वो मार्केट जा रहा है, वहाँ गांव के एक आदमी का नाम दिया गया है. तो जब ये चीज़ होती है ना तो लास्ट स्टेंजा में जो है ना, स्टोन एक अमानव का रूप ले लेता है, मीन्स ऐसे इमेजिन किया गया है. और उसके हाथ में तीर आ जाता है, बाव एंड एरो आ जाता है. और वो अपने को बचाने के लिए जो है वो मतलब इस तरह से दिखाया गया है कि वो खड़ा हो गया है अब अपना बाव एंड एरो लेके. इस तरह से है ये लास्ट स्टेंजा में. ओके, नाउ इन द फर्स्ट 3 स्टेंजाज व्हाट इज़ यूनिक इज़ दैट suffering is in the first 3 stanzas what is unique is that suffering is universal, whether for a deer which does not get a mate or for a hunter unable to find his prey. This doesn't preclude even a man with his lady love who spread dreams and tears on the stone. फर्स्ट 3 स्टेंजा में ये बहुत ही यूनिक दिखाया गया है कि सफरिंग सब जगह है, चाहे वो डियर है, चाहे वो हंटर है, चाहे वो मीन्स मैन है जो कि अपनी लेडी लव के साथ है. सफरिंग सबको है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ चाहिए. इन द लास्ट स्टेंजा द स्टोन राइजेज अप अगेंस्ट द मैन विद बाउ एंड एरो इन हैंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मटीरियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट बाय द मैन. फिर तो वो खड़ा ही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया आदमी के द्वारा, अब मैं खड़ा हो जाता हूँ. द डियर, द किंग एंड द लवर आर पेंटेड शेडिंग पेन इन देयर ओन वे. हर तरह से मतलब वो दुखी हैं और वो अपना दुख जो है वो शेड कर रहे हैं, अपना दुख दे रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना जैसे कुछ सुनाता है या वट एवर जो भी है शेडिंग से.
but not the villager who represents a threat to environment and nature. ओके, अब विलेजर, ये सभी लोग जो है ना वो नेचर के लिए एक तरह से थ्रेट हैं. द पोम thus speaks volumes of modern day ecological imbalance implicitly in symbolic and metaphorical terms in which the stone remains a convincing central motive. Okay, and anthropomorphic image means इसका मतलब होता है ह्यूमन लाइक इमेज की तरह वो खड़ा हो जाता है जब वो उसको एक थ्रेट की तरह दिखने लगते हैं. द किंग एंड द स्टोन आर नियर बाय टू कन्फ्रंट ग्रेजुअली लॉक्ड इन अ ड्यूअल. ओके, द पोम मिरर्स, अब किंग के पास भी उसी तरह का रो एंड एरो है और स्टोन भी खड़ा हो जाता है, तो एक ऐसा लगता है जैसे एक द्वंद्व छिड़ने वाला है, एक झगड़ा होने वाला है. ठीक है. The poem mirrors the past and present on a meaningful symbolic and metaphorical plane. It delves into the mythic past of a culture, reliving it in the present. This is my view. ये लिखा है अपने पोएट ने. एंड यू ओके, ये फिनिश है. मतलब इसमें यही है कि कॉन्ट्रास्ट है एक तरह से दो चीज़ों का, एक मैन और एक नेचर का. चलो, थैंक यू सो मच.